आज से हजारों साल पूर्व जो हमारे पूर्वज थे, हमारे एंसेस्टर्स थे, आज जहां पर हम खड़े हैं एक समय पे वो हमारी जगहों पे थे, हमारे स्थानों पे थे। हमें भी कई सारी चीजें खाना पसंद है ना। ऑल्दो आज के समय में जैसे हमारी लाइफस्टाइल हो गई, इनएक्टिविटी बढ़ती जा रही है, ओबिसिटी पॉपुलेशन के अंदर में बढ़ रही है और उस ओबिसिटी से रिलेटेड कई सारी बीमारियां भी बढ़ रही हैं, पर फिर भी खाना एक ऐसी चीज है जिसको आप इग्नोर करके नहीं रह सकते हो, है ना। आपका हर समय मन करता है कुछ अच्छा आज खा जाए। और कई बार जो छोटे बच्चे होते हैं, खेल कूद के आ रहे होते हैं, तुरंत सबसे पहला प्रश्न पूछते हैं कि मम्मी मम्मी घर पे खाने में क्या बना हुआ है। बट क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, पूर्वज, आज से सैकड़ों नहीं हजारों साल पूर्व, उन्हें क्या पसंद रहा होगा, उनकी डाइट के अंदर में क्या मौजूद रहा होगा। तो ये सारी चीजें हमें बताने का काम करती है एक आर्कियोलॉजी की स्पेशल ब्रांच या फिर आर्कियोलॉजी का एक फर्दर स्पेशलाइजेशन, जिसको आप जू आर्कियोलॉजी या फिर आर्कियोजूलॉजी भी कहते हो। इसकी मदद से हमें कई सारे पास्ट के डेंटल पैटर्न पता चलते हैं, और जब हम इसमें आर्कियोबॉटनी और इन्वायरमेंटल आर्कियोलॉजी को भी मिला देते हैं तो हम पेलियोक्लाइमेटिक रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि पुराने के समय में आज से हजारों साल पूर्व किस तरीके के प्लांट्स मौजूद थे, क्या कल्टीवेशन अगर हो रहा था तो क्या हो रहा था, लोग क्या उगा रहे थे, क्या जो जमीन थी वो बंजर थी, उपजाऊ थी, उसके ऊपर क्या पैदावार हो रही थी, व्हाट वाज कल्टीवेटेड, व्हाट वाज हार्वेस्टेड, और साथ ही साथ किस तरीके के जानवर मौजूद थे, क्या जानवरों का शिकार हो रहा था, इंसानों ने कंज्यूम कर रहा था, मीट को खा रहा था या नहीं खा रहा था। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष सिंह और आज के स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंटरेस्टिंग आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग, जिसने हमारी पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग किताबों में जो आप पढ़ते आ रहे हो कितने सालों से, बचपन से, उस दिया। इसकी रेलेवेंस की अगर बात करें तो GS1 में आप जो प्रीहिस्ट्री वाला आर्कियोलॉजी वाला पार्ट देखते हो, या फिर जो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के अंदर में अगर आप AIH की भी स्टूडेंट हो, अगर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स कर रहे हो तो भी आपने आर्कियोलॉजी वाले लेसन्स को वहां पर अटेंड किया होगा। इन सब का एक कॉमन पॉइंट है, पास्ट सोसाइटीज, उनकी लाइफस्टाइल और उनके डाइटरी पैटर्न। दिस थिंग इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड। एक रीसेंट स्टडी आई है जो कि नॉर्थ अफ्रीका के रीजन में नियोलिथिक रिवॉल्यूशन के पहले, नियोलिथिक रिवॉल्यूशन वो समय जब लोग सेटल्ड इकोनॉमी के ऊपर आ गए, बड़े बड़े स्टोरेज के लिए सामानों को बनाने लगे, है ना। यानी कि पहले क्या था, इंसान करता था, हंटर और गैदरर हुआ करता था। जब भी आप इकोनॉमिक इवोल्यूशन पैटर्न समझते हो, जब आपको बताया जाता है कि हमारी इकोनॉमी कैसे इवॉल्व हुई है, तो आपके दिमाग में ये इमेज तैयार कराई जाती है कि सबसे पूर्व इंसान हंटर और गैदरर था, शिकार करता था, या फिर नट बेरीज कुछ भी जो चीजें पड़ी हुई हैं उसको उसने गैदर कर लिया, कलेक्ट कर लिया। अगर पानी आसपास के रीजन में, नदियां, तालाब, ये सारी चीजें, पॉन्ड, वाटर बॉडीज हैं, या फिर कोस्टल रीजन है, तो उसकी डिपेंडेंस जो एक्वेटिक लाइफ है, मरीन लाइफ है ना, या फिर आप कह सकते हो जो फिशिंग की एक्टिविटी है, उसके ऊपर भी काफी ज्यादा डिपेंड करती थी। तो हंटिंग गैदरिंग विद फिशिंग, यह माना गया है कि एक लंबे समय तक स्टोन एज मेन, यानी कि पाषाण काल के समय में जब स्टोन एज पीरियड चल रहा था, पेलियोलिथिक पीरियड चल रहा था, तो मोस्टली पूरे पीरियड के अंदर में इंसान इसके ऊपर रिलाई किया है। ग्रेजुअली जब ट्रांजिशन होता है मीजोलिथिक और नियोलिथिक की तरफ, तो इंसान थोड़े से सेमी सेटल्ड, या कि आप कह सकते हो सेमी नोमैडिक, है ना, और पूरी तरीके से कंप्लीटली सेटल्ड इकोनॉमी की तरफ आ जाता है। जिसका क्या मतलब है कि हंटिंग गैदरिंग के लिए तो आप एक जगह से दूसरी जगह पे भाग रहे हो, बट जो पेस्टोरिज्म की एक्टिविटी है उसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप हर दिन भाग रहे हो, है ना। जब तक एक ग्रेजिंग ग्राउंड है जिसके ऊपर दो कैटल्स हैं आपकी, वो ग्रेज कर सकती हैं, वो फीड कर सकती हैं, तब तक आप एक स्थान पे रह सकते हो। जब वो ग्रासेस, वो ग्रेजिंग लैंड जो है, पास्चर लैंड जो है, खत्म हुआ, आप नए एरिया की तलाश में आगे बढ़ जाते हो। सिमिलरली नियोलिथिक रिवॉल्यूशन जब आया, तब तो क्या बात ही थी, आपने कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया और आप एक ही जगह पर अपने घरों को, मकानों को बना सकते हो, बड़ी बड़ी स्टोरेज को तैयार कर सकते हो, जिससे आप जितना सारा सामान एक्स्ट्रा पैदा करोगे आप स्टोर करके रख सकते हो, ताकि आने वाले समय में अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, पैदावार वहां पर नहीं हुई, खाने को आपके पास कुछ नहीं हुआ, तो आप स्टोरेज के ऊपर डिपेंड करोगे। सो इसने हमें क्या बना दिया, टोटली सेटल्ड इकोनॉमी का मेंबर बना दिया। हम एक जगह से दूसरी जगह भटक नहीं रहते, हंटर गैदरर्स की तरह हम एक जगह पर स्थापित हो गए। और उसके बाद हमने कलाकृति से लेकर के कई सारे आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन और जो क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन है उसमें महारत हासिल की, बेहतर पॉटरी बनाने लगे, बेहतर टूल बनाने लगे, आगे जाकर के बड़ी बड़ी सिटीज बनी, हम मेटल एज में पहुंचे, ब्रॉन्ज, कॉपर, आयरन एजेस आपको आते हुए देखने को मिल रही, बड़े बड़े एम्पायर्स, बड़े बड़े किंगडम्स आपको बनते हुए देखने को मिले। इन सबका एक जो प्री रेक्विजिट था वो एक सेटल्ड इकोनॉमी था, जो कि नियोलिथिक रिवॉल्यूशन प्रोवाइड करता था। बट नियोलिथिक के आने से पहले, नियोलिथिक कब आया, हमारा मानना है कि एक
आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल अगर आपने पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, वरना मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं। जैसे हमारे यहाँ पुराणों के अंदर में, स्क्रिप्चर्स के अंदर में, धर्म ग्रंथों के अंदर में, या फिर दुनिया का कोई भी रिलीजन है उसके अंदर में समय की एक परिकल्पना है, एक इमेजिनेशन है कि एंटायर टाइमलाइन कैन बी डिवाइडेड सिंस वी वर द फर्स्ट मैन केम अप, है ना, जब ईश्वर ने पहले इंसान को बनाया तब से लेकर के अभी तक का जो समय है उसको आप अलग अलग भागों में बांट सकते हो। फॉर एग्जांपल हिंदुइज्म या सनातन धर्म की अगर आप बात करोगे तो वहां पर अवधारणा है किसकी? मनवांतर की, ब्रह्म के एक दिन की जिसको आप कल्प कहते हो, मनवांतरों की यानी कि जो आपको एक बिगर टाइम पीरियड देखने को मिलते हैं और उसके अंदर वेरियस युगास या जिसको आप युग कहते हो, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। ऑलराइट, इसके बीच में मध्यांतर और अंतराल संधि का जो पीरियड है ये भी होता है। ऑलराइट, सिमिलरली जब जियोलॉजिस्ट, भूगर्भ शास्त्री या भूगर्भ वैज्ञानिक जब समय को पढ़ते हैं तो समय को अलग अलग जोन्स में बांट देते हैं, टाइम को अलग अलग जोन्स में बांट सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो यूनिट्स में बांट देते हैं। तो वहां पर सुपर इयॉन सबसे बड़ा यूनिट होता है, फिर आपको इयॉन देखने को मिलता है, एराज देखने को मिलते हैं, पीरियड देखने को मिलता है, इपॉक देखने को मिलता है ना, और उसके अंदर फर्दर आपको एजेस देखने को मिलती है। तो प्रेजेंटली हम किस एज के अंदर में हैं? वी आर प्रेजेंटली लिविंग इन दी मेघालयन एज। ऑलराइट, हम प्रेजेंटली मेघालयन एज के अंदर में अभी जी रहे हैं, जो कि पार्ट है होलोसीन इपॉक का, जो कि इंटर्न किस पीरियड के अंदर में आता है? आपका क्वार्टरनरी पीरियड के अंदर में आएगा। ऑलराइट, अब ये जो होलोसीन है ये बहुत इंटरेस्टिंग पीरियड, क्योंकि माना जाता है कि रफली स्टार्ट होता है ना, एग्जैक्ट डेट तो नहीं पर रफली ये 11,000 साल पहले शुरू होता है आज से, बिफोर प्रेजेंट। और इसी समय के आसपास आपको ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है फ्रॉम नोमैडिक लाइफस्टाइल, एक जगह से दूसरी जगह भागना फूड की तलाश में, रिसोर्सेज की तलाश में, टू दी सेटल्ड इकोनॉमी, एक जगह पर रुके रहना, एग्रीकल्चर का आना। एंड दिस इज ऑल्सो क्रिटिकली द पीरियड विच इज एसोसिएटेड विद द ग्लोबल नियोलिथिक एज। ये जो होलोसीन का पीरियड है और इसके बाद का जो समय है 9000 बीसी के आसपास का जो समय है, यानी कि आज से अगर आप 9000 बीसी को देखते हो तो कितना हो गया? 11,000 साल हुआ ना। हम लोग कभी हैं अभी 2024 में, 9000 बीसी आज से लगभग 11,000 साल से ज्यादा का समय हो गया। सो लगभग उस समय में आपको जो नियोलिथिक रिवोल्यूशन है वो भी आती हुई देखने को मिल रही है। तो बेसिकली हम मानते हैं कि जो इंसान था, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, मीजोलिथिक और नियोलिथिक पीरियड के आते वक्त उनका जो शिफ्ट था वो किसके ऊपर हो गया? प्लांट बेस्ड डाइट पे हो गया। बट बिफोर द अराइवल ऑफ नियोलिथिक एज दे वर लार्जली हंटर्स एंड गैदरर्स। दे वर लार्जली हंटर्स एंड गैदरर्स, अलग अलग जानवरों का शिकार करते थे, स्ट्रैटेजी बनाते थे कि जानवरों को कैसे मारना है और शिकार करके कंज्यूम करते थे। पर जिस रिसर्च की मैं बात कर रहा हूं, नॉर्थ अफ्रीका के रीजन में मोरक्को, है ना, नोरा फतेही को अगर आप जानते होंगे, बॉलीवुड के अंदर में एक एक्ट्रेस है। शी बेसिकली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई माइट बी मिस्टेकन, बट शी बेसिकली बिलोंग्स टू दैट रीजन। अफ्रीका के अंदर में जो मोरक्को का रीजन है वहां से वो बिलोंग करती है। मोरक्को के अंदर एक साइट है, इनफैक्ट एक केव का रीजन है जहां पर वो साइट लोकेटेड है, और उस साइट के अंदर में कई सारे हमने कोलाजन रिसर्चेस, कोलाजन एनालिसिस किया है। बोन्स जो मिली हमें जानवरों की, इंसान के अवशेष मिले, उसको हमने जांचा, और टीथ या टूथ आप कह लीजिए, टीथ नहीं, टूथ जो आपको वहां पर मिला है, कुछ दांत के अवशेष आपको मिले हैं, उसको भी आपने देखा। प्लस फॉनल रिमेन्स, यानी कि कई सारे पोलेंस और कई सारे जो प्लांट बेस्ड जो प्रिजर्व्ड डेटेबल रिसोर्सेज हैं, आपने उनकी एनालिसिस की, और ये एनालिसिस हमें लगभग इस कंक्लूजन पे लेकर के आती है कि नियोलिथिक रिवॉल्यूशन के शुरू होने से पहले जो हमारी परिकल्पना थी कि हमारे एंसेस्टर्स हंटर एंड गैदरर्स थे, मीट के ऊपर एनिमल को मार करके खाते थे, ये थोड़ी सी गलत हो सकती है, क्योंकि ये रिसर्च बताती है कि नियोलिथिक रिवॉल्यूशन के आने से पहले दे वर रिलाइंग ह्यूजली अपॉन प्लांट बेस्ड डाइट। ऑलराइट, तो इसी रिसर्च को हम यहाँ पे डिस्कस आज करने वाले हैं। ये आपको केव साइट जिसके आप जिक्र हो रहा है मोरक्को के अंदर में लोकेटेड है। एग्जैक्टली अगर आप यहाँ पर नाम इसका पूछो तो यहाँ पर नाम भी आपको लिखा होगा, है ना। ये रीजन जो है पर्टिकुलरली नॉर्दर्न अफ्रीका के अंदर में, मोरक्को के अंदर जो कि पार्ट है नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका का, ये आपको टोफोराल्ट का रीजन देखने को मिला जहां पर ये साइट लोकेटेड है। अब एक नई रिसर्च जो आई है जो कि अभी पब्लिश हुई है, किसके अंदर में? नेचर इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन के अंदर में। इसको लीड किया है, एक तो बड़ी टीम है, बट जो मेजर इनको लीड कर रही है उनका क्या नाम है? जेनेब मोटेजिस। ऑलराइट, शी इज बेसिकली अ फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट, एक
फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट आपको देखने को मिलती है और इन्होंने ये चीज यहां पर दर्शाई हुई है। आप देखोगे कि ये जो नॉर्दर्न अफ्रीका का रीजन है ये टोफोराल्ट की साइट है ना, और टोफोराल्ट की साइट और भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहां पर जो स्टडी हुई है एक कल्चर यहां पर पहले रहता था पास्ट में नॉर्दर्न अफ्रीका में, जिसको आप इबेरो मॉरिशियन पॉपुलेशन के नाम से जाते थे। फॉर एग्जांपल जैसे सिंधु घाटी के रीजन में, इंडस वैली के रीजन में हड़प्पन्स रहते थे, हम हड़प्पन्स की बात करते हैं। सिमिलरली इस रीजन में एक पॉपुलेशन रहती थी जो कि इस साइट की जो आज अभी डेट आई है रिसर्च में उससे बहुत पहले वो यहां पर मौजूद थी। तो अजम्पशन ये लगाए रिसर्चर्स ने कि क्या ये जो इबेरो मॉरिशियन पॉपुलेशन थी इसके अंदर जो चेंजेस आए दैट हैज एक्चुअली लेड टू द ट्रांसफॉर्मेशन टू दी लाइक प्लांट बेस्ड डाइट। क्या इसकी वजह से इस पॉपुलेशन के अंदर में कुछ चेंजेस आए और उन चेंजेस ने यहाँ की जो पॉपुलेशन थी बाद की जो कि रिसर्च में पता लगी है उसको प्लांट बेस्ड डाइट की तरफ शिफ्ट किया या नहीं किया, है ना। तो इन्हीं सब की आप बात करोगे, हमें एविडेंसेस सबसे पहले जो ग्रेन रिसोर्सेज की तरफ शिफ्ट के हैं, यानी कि इंसान सबसे पहली बार ग्रेन की तरफ अपने डाइटरी पैटर्न को कब ले जाता है, कब वो मीट से हट करके ग्रेन्स की तरफ बढ़ता है। तो इसके इनिशियल एविडेंसेस आपको ओहालो 2 नाम का अपर पेलोलिथिक एक साइट है जो कि नियर ईस्ट में लोकेटेड है, यहां से मिलता है। इसकी जब डेटिंग की गई तो बिफोर प्रेजेंट 23,000 साल आपको देखने को मिलता है, यानी कि आज से लगभग 23,000 पूर्व सबसे पुराने एविडेंसेस ग्रेन रिसोर्सेज के ऊपर ह्यूमंस के डिपेंड होने के इस टाइम फ्रेम में मिलते हैं। ऑलराइट, अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है यानी कि ग्रेन के ऊपर जो एक डिपेंडेंस है या वाइल्ड सीरियल्स का जो कल्टीवेशन है, कल्टीवेशन क्या वाइल्ड सीरियल्स के ऊपर जो आपका फोकस है ये और भी ज्यादा इंटेंसिफाइड हो जाए। नाटूफियंस कौन है, नियर ईस्ट के रीजन में ही, वेस्ट एशिया का जो रीजन आप देखते हो वहां पर आपको एक साइट देखने को मिलती है वाडी अल नाटूफ की। उस जगह पर जो पॉपुलेशन रहती थी उनको एक टैग नेम दिया गया नाटूफियंस। अब नाटूफियंस एक एपीपेलियोलिथिक, ऑल्दो यहां पर लिखा है कि दे वर हंटर एंड गैदरर्स बट दे वर पार्ट ऑफ एपीपेलियोलिथिक सोसाइटी। एपीपेलियोलिथिक क्या है, अगर आपने आर्कियोलॉजी को पढ़ा है तो आपको पता होगा स्टोन एज 3 भागों में बटी होती है, अर्ली, मिडल और लेट, या फिर आप कह सकते हो लोअर, मिडल एंड अपर। अपर पेलियोलिथिक के बाद आपका एक मीजोलिथिक वाला टाइम फ्रेम आता है ना, और उसके बाद नियोलिथिक आ जाता है। सो अब ये जो अपर पेलियोलिथिक और मीजोलिथिक वाला टाइम पीरियड है इसके और नियोलिथिक पीरियड के बीच में जो पीरियड आता है उसको टैग नेम दिया गया है, स्पेशली वेस्ट एशिया के हिसाब से क्या बोला गया उसको, एपीपेलियोलिथिक पीरियड। एपीपेलियोलिथिक पीरियड। तो दूसरे जगहों पर कई बार मीजोलिथिक टर्म का इस्तेमाल होता है, वेस्ट एशिया की आर्कियोलॉजी में कई बार हम एपीपेलियोलिथिक टर्म को यूज करते हैं। तो एपीपेलियोलिथिक का ही पार्ट है ये नाटूफियंस, वाडी अल नाटूफ के रीजन में ये आपको देखने को मिलते हैं। और इनके बीच में जब एनालिसिस किया गया तो अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ जो सीरियल्स, वाइल्ड सीरियल्स या फिर अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ कल्टीवेशन हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। और ये चीज पता कैसे चली, सिकल आप जानते हो, अगर आप एग्रीकल्चर कम्युनिटी से हो या फिर विलेज एरिया से आप बिलोंग करते हो, कोई है आपका, तो सिकल आपने जरूर देखा होगा। सिकल क्या होता है, हिंदी में उसको हसिया या फिर हसुआ बोला जाता है। ऑलराइट, कई बार कम्युनिस्ट जो पार्टीज होती हैं उनके फ्लैग्स के ऊपर भी आपने इस चीज को देखा होगा, है ना। मार्क्सिस्ट एम्बलम जो होते हैं उसके अंदर में भी आपने देखा होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन के साथ काफी ज्यादा एसोसिएटेड था ये सिकल। ठीक है, इस तरीके का मैं छोटा सा यहां पर बना करके दिखाता हूं, इस तरीके का ये आपको जो हसिया, हसुआ या फिर सिकल है वो देखने को मिलता है। अब इसके ऊपर एक विचित्र तरीके की जब नाटूफियंस के सिकल को देखा गया, एनालाइज किया गया, जो इंप्लीमेंट्स यहां पर पाए गए, तो एक विशिष्ट प्रकार की एक शीन थी, शीन यानी कि शाइन मौजूद थी, चमक एक थी, जिसका जब माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस किया गया, वियर एंड टियर पैटर्न को जांचा गया, तो पता लगा कि इस तरीके की शीन तो तब प्रोड्यूस होती है जब सिलिका रिच प्लांट को आप कल्टीवेट या सीरियल्स को आप कल्टीवेट कर रहे हो। तो यानी कि अर्ली एक सबसे जो एविडेंसेस हैं वो नाटूफियंस के समय हमें देखने को मिल गए। और नाटूफियंस की जो डेटिंग है दैट इज रफली अराउंड 14 to 15,000 ईयर्स अगो की आती है, लगभग 14,000 के आसपास में। ये लंबी रेंज है, कैलिब्रेट करके दी जाती है, बिकॉज एग्जैक्ट टाइम पीरियड आप नहीं बता सकते हो पास्ट का, वो भी जब बात हजारों साल में हो। तो एक कैलिब्रेटेड रेंज वहां पर निकालते हैं, जो रेंज आपके सामने यहां पर दी हुई है। अब रीजन क्या था कि ये जो अर्ली ग्रेन शिफ्ट हुआ है, यानी कि हंटिंग, गैदरिंग, फिशिंग वगैरह से लोग ग्रेन की तरफ बढ़ रहे। वाइल्ड सीरियल्स, जो जंगली कुछ वहां पर सीरियल्स की वैरायटीज हैं, उनके ऊपर वो डिपेंड करने लगे, है ना। और फर्दर वहां पर उन्होंने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। इसका रीजन क्या रहा होगा, सबसे बड़ा जो रीजन यहां पर बताया जाता है कि क्लाइमेटिक चेंज जब हुआ होगा या मूलभूत जब बदलाव आए होंगे दुनिया भर में, और जो बड़े बड़े गेम मतलब क्या, वीडियो गेम नहीं, शिकार,
उनके जब नंबर कम हुए होंगे तो अब आपके पास हंटिंग करने को आसपास में जानवर बचे ही नहीं है, तो आपको मरता क्या ना करता वाली यहां पर एनर्जी लगेगी और आपको डिपेंड होना पड़ेगा किसके ऊपर, वाइडर स्ट्रेटजीज ऑफ सर्वाइवल, जहां पर आपको पहले ऐसी चीजें जिसके ऊपर आपका ध्यान नहीं गया था कि अच्छा हम इसके ऊपर भी डिपेंड कर सकते हैं, हम ये भी खा करके जिंदा रह सकते हैं, है ना, ग्रो कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, ये ध्यान आपका पहले नहीं गया था, पर अब तो कोई ऑप्शन नहीं, तो अब आप ऐसी चीजों के ऊपर ध्यान दे रहे हो, तो आपका जो स्पेक्ट्रम है डाइट का, जो रेंज है वो काफी बढ़ गई, क्योंकि आप ऑप्शंस को तलाशने लगे। पहले आप ऑप्शंस को नहीं तलाश रहे थे, ऑलराइट, आप एक अर्जुन की तरह देख रहे थे बस ये मेरा निशाना है, इसके सिवा मुझे कुछ नहीं करना, हंटिंग गैदरिंग इज एवरीथिंग। सो ये चीज चेंज हुई है। अब इसका एक इंप्लीकेशन क्या है, ये भी हम पहले लास्ट स्लाइड में मैंने लिखा हुआ है, बट पहले भी आपको बता देता हूं कि इसका मेजर सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हम इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। दो बातें, पहला तो ये कि एग्रीकल्चर के आने से पहले हंटिंग गैदरिंग जो मानी जाती थी, इस रिसर्च ने प्रूव किया है कि नहीं, हंटिंग गैदरिंग इवन एग्रीकल्चर के आने के पहले लोग क्या थे, प्लांट के ऊपर डाइट को वहां पर अपने डाइटरी पैटर्न के अंदर में इन्वॉल्व कर चुके थे, है ना, यानी कि इससे पहले कि प्रॉपर एग्रीकल्चर शुरू हो उससे पहले ही लोगों ने प्लांट्स को कंज्यूम करना शुरू कर दिया था। मीट के ऊपर उनका उतना ज्यादा रिलायंस नहीं था, स्पेसिफिकली ये जो हमने नॉर्थ अफ्रीका की इस साइट के बारे में, इस रीजन के बारे में हमने बताया हुआ है। दूसरा सिग्निफिकेंस यहां पर यह है कि माना जाता था कि जो अर्लीस्ट एविडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं कल्टीवेशन के, वो वेस्ट एशिया के रीजन में, खासकर एक रीजन है जिसको आप लेवांत बोलते हो, है ना, वेस्ट एशिया के रीजन में एक आपको एरिया देखने को मिलेगा जिसको आप लेवांत बोलते हो, ऑलराइट। इसके अंदर में टर्की के भी कुछ पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, पैलेस्टीन, इजराइल, ये सारे के सारे जो अलग अलग रीजन आपको देखने को मिल रहे हैं, लेबनान है, सिप्रस है ना, ये अभी प्रेजेंट डे जो मॉडर्न में ये रीजन्स हैं, ये एंशिएंट लेवांत को कंप्राइज करते थे। अब माना जाता है कि इस लेवांत के आसपास में आपको ही अर्लीस्ट जो कल्टीवेशन के एविडेंसेस हैं वो देखने को मिलते हैं, एपी पैलियोलिथिक टाइम फ्रेम जिसका हमने जिक्र किया। बट अफ्रीका और बाकी जगहों पर लेवांत से होकर के जब ये कल्टीवेशन का आइडिया या स्ट्रेटजी पहुंची तो पीरियड बहुत बाद का था। बेसिकली वो पीरियड एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के बाद रहा होगा, यानी अराउंड 7600 बीसी के आसपास अफ्रीका के रीजन में ये चीजें पहुंची होंगी। यहां पे तो बहुत पहले शुरू हो गई, यहां पे तो हम देख रहे हैं कि 14-15 के 1000 ईयर्स अगो, ऑलराइट, बट वहां पर 7600। बट अभी की जो रिसर्च आई है इसने डेट को यहां पर रख दिया है 11,000 की रेंज में, 11,000 की रेंज में। सो एक तो ये क्वेश्चन आता है कि भाई किस तरीके से ये ट्रांजिशन हुआ होगा और क्यों ये ट्रांजिशन हुआ होगा। तो क्यों हुआ उसका हमने रीजन तो देख लिया, प्रोबेबल रीजन, वी आर नॉट श्योर, हम जाकर के टाइम मशीन डोरेमोन की जेब से निकाल कर नहीं देख सकते, बट प्रोबेबल रीजन डेफिनेटली यही आपको देखने को मिला होगा। अब हम इन कंक्लूजन पे पहुंचे कैसे हैं, यानी कि हमें क्या पता, हमारे पास जैसा कि मैंने कहा कि आपके पास वो शक्तिमान का एक जो काल यंत्र था वो भी नहीं है, डोरेमोन का वो 3 डायमेंशनल पॉकेट से आप एनीवेयर डोर या फिर टाइम मशीन भी नहीं निकाल सकते हो कि आप एक स्विच दबाओ, एक बटन दबाओ, आप पहुंच गए पैलियोलिथिक एज में। तो हम पता कैसे करते हैं ये रिसर्चेस किसके ऊपर बेस करती हैं। तो बेसिकली जो रिसर्च पब्लिश हुई नेचर इकोलॉजी में, इसने कई तरीके के आइसोटोपिक एनालिसिस किए। आइसोटोपिक एनालिसिस करने का रीजन क्या है कि कई बार जो हम नेचुरल सिनेरियोज में दूसरे रीजन में दुनिया भर में जिन चीजों की एनालिसिस से पास सोसाइटी के पैटर्न को समझते हैं, वो सारी चीजें अफ्रीका के रीजन में उतनी पॉसिबल नहीं होती हैं ड्यू टू दी एरिड एनवायरनमेंट, ड्यू टू दी एरिड एनवायरनमेंट। यहां पर हमने लिखा भी होगा कि एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि जो कोलाजन है जिसका एनालिसिस करना रिसर्चर्स का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जिससे हमें बहुत कुछ पता चल सकता है पास्ट लाइफस्टाइल और डाइटरी पैटर्न के बारे में। ये कोलाजन अफ्रीका जैसे एरिड एरियाज में, ड्राई एरियाज में उतनी बेहतर तरीके से प्रिजर्व नहीं हो पाता है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, एक ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ता है। और वो ऑल्टरनेटिव क्या होता है, आइसोटोपिक एनालिसिस कीजिए, आप कार्बन स्टडीज कीजिए, वहां पर नाइट्रोजन की स्टडीज कीजिए, जिंक काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड सल्फर टू एन एक्सटेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ऑलराइट। सो यही तरीके की रिसर्चेज यहां पर की गई। एग्जामिनेशन जो किया गया, यानी कि जो एनालिसिस किया गया, वहां पर किस चीज को देखा गया, किस चीज को पढ़ा गया, एक फॉसिलाइज्ड टीथ को, दांत जो होता है ना उसको, जो कि बरीड था एक साइट में जिसका नाम था टोफराल, जहां पर जिसका जिक्र है मोरक्को के अंदर में। और रिजल्ट हमने क्या पाया कि हमने डिटेक्ट किया कि जो केमिकल सिग्नेचर्स उस पे मौजूद हैं वो दर्शाते हैं कि प्लांट बेस्ड डाइट जो थी वो इस समय लोग कर रहे थे, ना कि मीट के ऊपर उनका उतना ज्यादा रिलायंस था। अब ये प्रक्रिया होती कैसे, इस प्रोसेस के बारे में एक ब्रीफ देखिए। यूजुअली जो CSI लाइक टेक्निक होती है उन्हीं के थ्रू ये एग्जामिनेशन किए जाते हैं, जहां पर अलग अलग तरीके के आइसोटोप्स को आप एनालाइज कर रहे हो, है ना, अलग अलग तरीके के आइसोटोप्स को आप एनालाइज करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डेटिंग भी होती है, तो हम किसके ऊपर, कार्बन के एक आइसोटोप
C12 की जगह C14 के ऊपर C14 का जो रेडियो एक्टिव डीके है उसकी हाफ लाइफ को निकाल करके वी आर बेसिकली ट्राइंग टू डेट एन आर्टिफैक्ट। अभी जो अयोध्या ज्ञानवापी ऐसे मामले होते हैं उसमें भी सबसे पहले कोई भी लेमन होता है कहता है इसकी कार्बन डेटिंग करा लो ना। अब भले उन्हें कार्बन डेटिंग के बारे में 2 फैक्ट पता हो ना हो कि कार्बन डेटिंग ऑर्गेनिक रिमेन्स के ऊपर ही लगती है या फिर समथिंग दैट इज एसोसिएटेड, नॉन ऑर्गेनिक रिमेन्स एसोसिएटेड विद ऑर्गेनिक रिमेन्स। और दूसरी चीज ये कि एरर के बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं, कंटेमिनेशन हो सकता है जो भी आप चीजों को कलेक्ट कर रहे हो, प्लस जो अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपने एग्जामिनेशन किया उसके अंदर में रिजल्ट में कई तरीके के एरर्स भी आ सकते हैं। कलेक्शन के दौरान भी कई तरीके का कंटेमिनेशन हो सकता है जो सैंपल्स को आपने कलेक्ट किया, और रेंज भी कोई बहुत बड़ी नहीं है। एक्यूरेटली ये 40 से 45 हजार साल तक के चीज़ों को बता सकता है ना। तो हम जब कई बार बात करते हैं प्री हिस्टोरिक टाइम की कि प्लीस्टोसीन में क्या रहा होगा, यानी कि 2.6 मिलियन ईयर को क्या रहा होगा 26 लाख साल पहले, तो उन सबको ये डेट नहीं कर पाएगा कार्बन डेटिंग। ऑलराइट, रीसेंट रिसर्चेस जो है बताती हैं कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा कैलिब्रेटेड वे में, बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ, है ना, अगर कार्बन डेटिंग को करते हो तो आप 60,000 ईयर्स तक की भी डेटिंग कर सकते हो। बट मोर सर्टेनली जो एक्यूरेट डेटिंग मिलेगी आपको, जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो, वो 38 to 45,000 ईयर्स की ही रहने वाली होती है। कमिंग बैक टू दिस कि यहां पर किस प्रकार के, वहां पे तो कार्बन के आइसोटोप C14 का आप एनालिसिस कर रहे हो, यहां पर किस तरीके के आइसोटोपिक स्टडीज की गई है ना। तो बेसिकली यहां पर आप नाइट्रोजन, कार्बन, स्ट्रोंटियम, जिंक जैसे चीजों का प्लस सल्फर वगैरह का भी आपने एनालिसिस किया है। तो सबसे पहला जो एक एग्जांपल अगर आप ले लो कि जब यहां पर जिंक 66 टू जिंक 64 के रेशियो का एनालिसिस किया गया, तो इस रेशियो से हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज पता चलती है। बेसिकली जब जिंक 66 और जिंक 64 का आप रेशियो निकालते हो, अगर किसी भी सैंपल के अंदर में ये जो रेशियो आपको देखने को मिल रहा है, ये जो रेशियो है ये डिक्रीज करता है कब, जब आप फूड चेन में नीचे से, ऑलराइट, आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो, यानी कि प्लांट उसके ऊपर, उसको कौन कंज्यूम करेगा, हर्बीवोरस, उसको कौन कंज्यूम करेगा, कार्निवोरस। तो जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाओगे फूड चेन में, इकोलॉजी में आपने फूड चेन पढ़ी होगी, वैसे वैसे आपका ये जो जिंक का रेशियो है, जिंक के आइसोटोप का जो रेशियो है 66 to 64 का जो रेशियो है, ये डिक्रीज होता जाएगा। अपर इन द फूड चेन यू मूव, the result of zinc analysis or the zinc ratio will start decreasing. Similarly यहां पर हमने दूसरे जो मेथड्स हैं या दूसरे आइसोटोप्स हैं उनकी भी एनालिसिस किया। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन का, अब नाइट्रोजन में केस उल्टा हो जाता है। जैसे जिंक में आपने देखा कि ऊपर जाते समय कंसेंट्रेशन गिर रहा है, नाइट्रोजन के केस में चीज बदल जाती है। तो इसी तरीके के जो आइसोटोपिक एनालिसिस है उसके माध्यम से हमने एक कंक्लूजन निकाला, और हमने जब कंक्लूजन निकाला वो क्या है कि हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी में, जिनको क्या करना चाहिए भाई, जानवर को मार के मीट खाना चाहिए, है ना, उस समय में लोग वहां पर प्लांट कंज्यूम कर रहे थे। उसका रीजन क्या था वो भी हमने बता लिया। अब किस तरीके के प्लांट को कंज्यूम कर रहे थे, इसके लिए भी आपको कई तरीके की आर्कियोबोटेनिकल रिसर्चेस करनी पड़ती हैं। कई बार पोलन एनालिसिस हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है, अदरवाइज हमें कोलाजन एनालिसिस और कार्बन आइसोटोप के ऊपर काफी डिपेंड करना पड़ता है। तो जब हमने कार्बन आइसोटोप्स के एनालिसिस यहां पर किए तो हमें पता चला कि जो ये लोग थे, है ना, वो इस तरीके के प्लांट के ऊपर फीड कर रहे थे जो एक C3 फोटोसिंथेटिक पाथवे हमें दिखाता है। जब आप बायोलॉजी पढ़ते हो 11वीं 12वीं में तो 2 तरीके के पाथवेज के बारे में पढ़ते हो, तो उसके बेसिस पे प्लांट्स को भी कैटेगराइज किया जाता है 2 भागों में, एक होता है C3 और एक होता है C4, है ना। इसमें एफिशिएंसी के पैरामीटर्स के आधार पर भी आप डिफरेंशिएट करते हो एंड मोड के आधार पर भी आप इसको डिफरेंशिएट करते हो। आप गूगल पे करके एक शॉर्ट एग्जांपल चाहो तो देख सकते हो कि C3 में कौन कौन से आता है और C4 में कौन कौन से आता है। तो यहां पर रिसर्चर्स बताई, जो कार्बन आइसोटोपिक रिसर्चर्स थी, कि C3 के ऊपर यहां पर रिलायंस था, और एग्जाम्पल जो इन्होंने बताया रिसर्चर्स ने कि क्या क्या चीजें इंक्लूडेड थी, कौन कौन से प्लांट इंक्लूडेड थे उनकी डाइट में, तो वो लेग्यूम्स थे आपके, ठीक है, ट्यूबर्स थे, और आपके नट्स भी यहां पर इंक्लूडेड थे। ऑलराइट, साथ ही साथ जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक बड़ा दावा किया है कि 50% ऑफ द प्रोटीन रिक्वायर्ड, जो उनकी डाइट में 50% तक प्रोटीन का इंटेक था, दैट दे वर गेटिंग फ्रॉम दीज लेग्यूम्स, ट्यूबर, नट्स एक्सेट्रा, ये प्लांट से वो निकाल रहे थे। यूजुअली हमारा मानना क्या है, कई बार जो जिम वगैरह में जाते हैं अक्सर कहते हैं ना कि हमें तो भाई खाना पड़ेगा। अभी एक कोई एथलीट भी है शायद, नीरज, है ना, नीरज चोपड़ा नाम था आई थिंक, ओलंपिक जो मेडलिस्ट हैं, तो उनसे भी शायद एक बार एक इंटरव्यू में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि हाँ बाद में तो मैं देखूंगा सोचूंगा, बट एज ए स्पोर्ट्समैन तो मुझे खाना पड़ता है। कई सारे स्पोर्ट्समैन ने ये बात कही होगी। जिम में भी लोग जाते हैं कहते हैं नहीं एग तो खाना है, मीट तो खाना है, ये तो खाना है, हमें प्रोटीन बेसिकली यहाँ पर चाहिए, प्रोटीन हमें यहाँ पर चाहिए। उससे भी नहीं मिला तो आप कई सारे आइसोलेटेड जो प्रोटीन्स होते हैं, वे प्रोटीन्स होते हैं, उनके ऊपर आप काफ़ी ज़्यादा रिलाई करते हो।
ऑलराइट, सो यहां पर काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है कि इनकी जो 50% तक प्रोटीन की रिक्वायरमेंट या इंटेक थी वो यहां पर प्लांट से आपको आते हुए देखने को मिल रहा है। और ये काफी ज्यादा सिमिलर पैटर्न आपको देखने को मिलता है जो कि बाद की फार्मिंग सोसाइटीज के बीच में भी देखने को मिलता था। अब इस रिसर्चेस के अंदर में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वीनिंग प्रैक्टिसेस का। कई बार जब एक बच्चा होता है वो अपने मदर के मिल्क पे रिलाई करता है ना, ब्रेस्ट फीडिंग वो वहां पर कर रहा होता है। अब अगर दूसरा बच्चा आ जाता है तो उस दूसरे बच्चे के आने के बाद आपको पहले बच्चे की डिपेंडेंसी खत्म करनी पड़ती है, ब्रेस्ट फीडिंग उसका छुड़वाना पड़ता है ताकि दूसरे बच्चे को आप वहां पे मदर मिल्क वहां पर प्रोवाइड कर पाओ। इनके केस में देखा गया कि ये जो शिफ्ट है, ये जो वीनिंग पीरियड है, ट्रांजिशन पीरियड है फ्रॉम मदर्स मिल्क टू दी सॉलिड फूड, ये काफी अर्ली भी है और साथ ही साथ यहां पर सीधे प्लांट बेस्ड डाइट को बच्चों को खिलाया जाता है, जो कि उसकी टीयर एनालिसिस, जो वियर एंड टीयर एनालिसिस ऑफ द टूथ है, उसके बेसिस पे हमें ये चीज भी पता चलती है। अब इस रिसर्च के इंप्लीकेशन हमने बताएं कि क्या दो सिग्निफिकेंस है। पहला तो ये कि भैया हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी में प्लांट का कंजम्पशन हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। दूसरा ये कि नॉर्थ अफ्रीका के अंदर में जो हमने माना कि जो अर्लीस्ट डेट है इस तरीके की शिफ्ट की, डाइटरी शिफ्ट की, ग्रेन्स के ऊपर शिफ्ट करगी, वो 7600 बीसी के आसपास थी। प्रेजेंट रिसर्च उसको 11000 साल के ऊपर ले जा रही होती है, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी कि यहां पर ब्रॉड स्पेक्ट्रम और डाइटरी ब्रेथ मॉडल जो है, इट इज अ सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन और अ हाइपोथेसिस, जो कि ये बताती है कि अगर इन्वायरमेंट में, नेचर में जिन जानवरों के ऊपर या जिन रिसोर्सेज के ऊपर आप डिपेंड करते हो उसका नंबर जब घटने लगे तो आप ऑल्टरनेटिव्स को ढूंढोगे, और उस ऑल्टरनेटिव को ढूंढते ढूंढते ही माना जाता है कि लोग एग्रीकल्चर ट्रांजिशन किए, कल्टीवेशन करना शुरू किए जब जानवरों की संख्या कम हुई होगी जिनको वो हंट करते थे। और इसी के बेसिस पे नाटूफियन जिनका हमने बात किया, उन नाटूफियन सोसाइटी का भी फूड प्रोडक्शन एनालाइज किया गया था, है ना। तो ये चीज दो आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। पर एक और बात है जो यहां पर रिसर्चर्स ने जो टैग दिया है या जो हेडलाइन दी है या फिर मीडिया में जिस तरीके से इसको दिखाया जा रहा है, ये थोड़ी सी मिसलीडिंग है। मिसलीडिंग क्यों है? क्योंकि ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है कि ये हंटिंग गैदरिंग, एक्चुअल हंटिंग गैदरिंग जो सोसाइटीज हैं उनके बीच में आपको ये शिफ्ट देखने को मिल रहा है, उनके बीच में आपको ये शिफ्ट देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जो एपीपेलोलिथिक वाला पीरियड है, ऑलराइट, अपर पेलोलिथिक जब खत्म हो रहा है आपका लगभग 19-18 हजार ईयर्स अगो, और एपीपेलोलिथिक आपका स्टार्ट हो रहा है। तो वैसे भी बहुत सारे जो कम्युनिटीज दुनिया भर में है, वेस्ट एशिया में तो काफी पहले हो गया था, दुनिया के दूसरे कोने में थोड़ा सा लेट हुआ। अब रिसर्चेस हमें वहां पे भी पुरानी डेटें दे रही हैं। तो दे वर नॉट ट्रूली हंटर एंड गैदरर्स, दे वर एक्चुअली सर्चिंग फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मोड्स। क्योंकि जैसे जैसे आप होलोसीन के करीब आ रहे हो, आइस एज आपकी खत्म हो रही है और यंगर और ओल्डर ड्राइस के पीरियड वहां पर शुरू होने वाले। ऑलराइट, सो आपकी जो डिपेंडेंसी ऑन हंटिंग गैदरिंग, इट वाज इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड रिड्यूस्ड टू अ लॉट ऑफ डिग्री। ऑलराइट, तो लोग वहां पर जो ऑल्टरनेटिव्स हैं अपार्ट फ्रॉम फिशिंग के भी सिवा जो ऑल्टरनेटिव्स हैं, यानी कि पेस्टोरलिज्म, कल्टीवेशन, भले वाइल्ड सीरियल्स का हो, ये करना उन्होंने पहले से शुरू कर दिया था। तो वेस्ट एशिया में आप देख रहे हो नाटूफियंस काफी ज्यादा पहले इस चीज को शुरू कर दिए थे। तो ये थोड़ी सी मिसलीडिंग है, क्योंकि हम हंटर गैदरर्स की जब बात कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में इमेज आती है कब की? लोअर पेलोलिथिक की, मिडल पेलोलिथिक की। चलिए बहुत हुआ तो अपर पेलोलिथिक ले लीजिए, जो कि स्टार्ट होता है लगभग 50,000 साल के आसपास, खत्म होता है लगभग 18-19 हजार साल के पास। ऑल्दो अलग अलग रीजन में दुनिया भर में इसकी डेट्स थोड़ी अलग अलग है ना। हर जगह एक समय पे ऐसा नहीं है कि कोई लाइक कैलेंडर है कि एक साथ शुरू हुआ एक साथ खत्म हो गया, कहीं पे कभी उस पे शुरू हो रहा है, कहीं पे कभी शुरू हो रहा है। और वो हम कैसे डिसाइड करते हैं? बेस्ड ऑफ द एविडेंस। अभी कभी एविडेंस हमें वहां पर, मान लीजिए अभी हम मानते हैं कि 50,000 साल पहले अपर पेलोलिथिक शुरू हुआ, एविडेंस मिलता है हमें 90,000 साल का, तो हम आ जाएंगे कि 90,000 साल पहले ये ट्रांजिशन आपको देखने को मिल रहा है, 90,000 साल पहले ये ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है ना। तो जैसे जैसे नए एविडेंस मिलते हैं, वी बेसिकली मूव क्लोजर टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री, और हमारे पैराडाइम्स भी शिफ्ट होते हैं जैसे इस रिसर्च में हुए। सो ये मानना कि हंटर गैदरर्स टोटली रिलाई कर रहे थे प्लांट पे, ये एक मिसलीडिंग फैक्ट है, क्योंकि दिस इज वेरी नियर टू द न्यूलिथिक पीरियड। ये जो रिसर्च है ये न्यूलिथिक पीरियड के बहुत करीब है, और इस पीरियड में वेस्ट एशिया के अंदर तो कितनी सारी कम्युनिटीज जो टोटली शिफ्ट कर चुकी थी प्लांट्स बेस्ड डाइट के ऊपर। अफ्रीका में मिलना थोड़ा सा दुर्लभ है, बट वहां पर भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली जिसके ऊपर मीडिया खासकर फोकस नहीं कर रही है, कि ये बिल्कुल भी गलत है कि इनकी डाइट में मीट नहीं शामिल था। जो इनका हंटिंग गैदरिंग है और मीट कंजम्पशन है वो फिर भी इंटैक्ट था, वो फिर भी इंटैक्ट था। वहां पर वो कई तरीके के अंगुलेट्स, जो अंगुलेटा के मेंबर्स होते हैं ना, जिसमें आपके कैटल्स आ जाती हैं,
ऑलराइट, जिसमें आपके शीप वगैरह आ जाते हैं, तो इनके ऊपर वो डिपेंड कर रहे थे, खासकर बार्बेरिस शीप जो है वो उनके फूड में इन्वॉल्व थी, उसको वो वहां पर कंज्यूम कर रहे थे। ऑलराइट, साथ ही साथ वो कई तरीके के और जो एनिमल्स हैं उनको भी अपने डाइट के अंदर में इंक्लूड किए हुए थे। हाँ, फिशिंग के हमें उतने ज्यादा एविडेंस यहां पर नहीं मिलते। सो सेइंग दिस कि दे वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द प्लांट डाइट, इट इज रॉन्ग। रिसर्चर्स जो रिसर्च पेपर है वो खुद हमें दर्शाता है कि यहां पर पाया गया है कि मीट को भी खा रहे थे, बट कंपेयर टू द अदर हंटर और गैदरर्स, यानी कि दूसरे हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज में जिस अनुपात में मीट खाया जाता है उस अनुपात में मीट नहीं खा रहे थे, और उसकी जगह ज्यादा डिपेंडेंस इनकी किसकी तरफ थी? प्लांट बेस्ड डाइट के ऊपर। ऑलराइट, तो रिसर्च पेपर को अगर आपको एक्सेस करना है तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं इसको अपलोड कर चुका हूँ और उसको आप एक्सेस कर सकते हो। क्या नाम है टेलीग्राम का? एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड बाय उत्कर्ष सिंह। एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड बाय उत्कर्ष सिंह। इस पे आपको रिसर्च पेपर और कई सारे फ्री मटेरियल यूपीएससी और एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के मिल जाते हैं। मुझसे कुछ कम्युनिकेट करना है, पूछना है ना, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग चीजों को आप कहां पढ़ते हो? द बेस्ट ऑप्शनल, जो कि पिछले 7 ईयर्स से लगातार नंबर 1 ऑप्शनल का खिताब जीतता आ रहा है हर साल। पिछले साल भी टॉप 10 में 4 रैंक दी थी, 3, 5, 7, 8 2022 में, और इस साल के जब रिजल्ट आए तो अगेन टॉप 5 के अंदर में 2 रैंक दे दी, ऑल इंडिया रैंक 3, ऑल इंडिया रैंक 4। उसके बाद तो बहुत सारी है, उसकी तो हम बात ही नहीं करते। ऐसी इंटरेस्टिंग चीजों को जानने के लिए हमारे साथ यहां पर जुड़ सकते हो। कोई भी डाउट है उसको भी आप हमारे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं विद मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड न्यूअर रिसर्चेस ऑन आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, प्री हिस्ट्री, एटसेट्रा। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, होपफुली सी यू इन द बैचेस, साइनिंग ऑफ।